गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। आज अपन 12th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9 जो है रे ऑप्टिक्स, उसकी एक बहुत प्यारी सी डेरिवेशन करने वाले हैं। और अपन जो डेरिवेशन करने वाले हैं, ये डेरिवेशन जो 12th बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 2026, यो मान के चलिए कि इस 12th बोर्ड एग्जाम 2026 के अंदर ये वाली डेरिवेशन 4 नंबर की पक्की आने वाली है। तो इसके लिए आप लोग है ना इस वाले वीडियो को पूरा देखिए, और अपन है ना ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए इस वाले वीडियो को मतलब इस वाले लेक्चर को समझते हैं। तो हमारे पास में ये है बच्चों आज कि तुम लोगों ने रे ऑप्टिक्स तो पढ़ा होगा। रे ऑप्टिक्स के अंदर अपन ने ना एक बहुत प्यारी सी डेरिवेशन पढ़ी थी, प्रिज्म से अपवर्तन किस प्रकार से होता है। तो आज अपन है ना उसी वाले प्रिज्म से अपवर्तन को समझते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं चलिए। तो यहां पर हमारे पास में आता है बच्चों कि प्रिज्म से अपवर्तन किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। प्रिज्म कोण क्या होता है, प्रिज्म के बारे में भी अपन बात करते हैं, ठीक है ना। फिर इसकी डेरिवेशन जो है उस डेरिवेशन के बारे में भी अपन बात करने वाले हैं। तो हमारे पास में जो प्रिज्म है, प्रिज्म क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना और समझना कि प्रिज्म क्या होता है बच्चों कि किसी कोण पर झुके दो अपवर्तक पृष्ठों, ठीक है ना, दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। एक ऐसा हमारे पास में डिवाइस होती है, डिवाइस तो नहीं बोलेंगे इसको, एक हमारे पास में ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसकी दो साइड है ना मतलब रिफ्लेक्टेड होती है। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि किसी कोण पर झुके दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा पारदर्शी जो माध्यम होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिज्म बोलते हैं। अब यहाँ पर प्रिज्म के बारे में अगर अपन कुछ बात करते हैं तो देखिए, प्रिज्म के जिन पृष्ठों से अपवर्तन होता है उन पृष्ठों को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है ना। जहां पर प्रकाश किरण आएगी, जिस सतह पर प्रकाश किरण आ रही है उस वाली सतह से प्रकाश किरण आके और दूसरी वाली सतह से निकल जाती है, यानी कि जिन प्रिज्म की जिन सतहों से है ना अपवर्तन होता है उन सतहों को अपन प्रिज्म की क्या बोलते हैं बच्चों, अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो दो अपवर्तक पृष्ठों के मध्य का जो कोण होता है ना उसको अपन प्रिज्म कोण या फिर अपवर्तक कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको अपवर्तक कोण कहते हैं। दो अपवर्तन पृष्ठों के मध्य अपवर्तक पृष्ठों के मध्य का जो कोण होता है ना उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिज्म बोलते हैं, या फिर प्रिज्म कोण बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं अपन अपवर्तक कोण बोलते हैं। साधारण जब अपन प्रिज्म बनाते हैं तो प्रिज्म का जो अपवर्तक कोण होता है वह हमारे पास में 60 डिग्री का होता है, या फिर अपने को जैसी जरूरत पड़ती है वैसे प्रिज्म कोण है ना अपन 45 डिग्री का या 90 डिग्री का रख सकते हैं। जैसे आप लोग है ना इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हो, ये हमारे पास में एक प्रिज्म है। और अगर हम यहाँ पर इसके नाम देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखा, मैंने ए लिखा, ये हमारे पास में बी है, और यहाँ पे हो जाएगा सी। यहाँ पर लिखा बच्चों मैंने पी, यहाँ पर लिखा मैंने क्यू, ये हो जाएगा हमारे पास में आर, और यहाँ पे लिखेंगे अपन एस, और ये टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा यू, ठीक है ना। प्रिज्म तो लगभग आप सभी 12th क्लास के बच्चे हैं, प्रिज्म तो सभी बच्चों ने देखा होगा। तो उसका अगर अपन प्रिज्म को थोड़ा सा ना यूं बिल्कुल उसका खड़ा करके ये फोटो लेते हैं तो अपने को इस प्रकार की उसकी इमेज प्राप्त होती है। और अपन को यहाँ पर है ना इस वाले प्रिज्म का केवल ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, देखो ध्यान से सुनना, ये वाली जो सतह दिख रही है ना बच्चों, कौन सी वाली, ए बी क्यू टी यस, और ये वाली सतह, ठीक है ना, ए वाली सतह, ये वाली सतह, इस वाली सतह को अपन बोलेंगे इसके अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है ना। तो यानी कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास में दो अपवर्तक पृष्ठ होती है, दो अपवर्तक पृष्ठ कौन कौन सी है बच्चों इसकी, एक तो अपवर्तक पृष्ठ है हमारे पास में ए बी टी यस, ए बी टी यस, एक ये वाली अपवर्तक पृष्ठ हो जाएगी। एक हमारे पास में अपवर्तक पृष्ठ कौन सी हो जाएगी बच्चों, ए सी, यहां से चलेंगे ए सी, उसके बाद में यहाँ पे जाएंगे यू, और ये हो जाएगा हमारे पास में एस। तो एक अपवर्तक पृष्ठ वो वाली हो जाएगी, कौन कौन सी है बच्चों, एक तो हमारे पास में ए बी टी एस, और एक हमारे पास में हो जाएगी ए सी यू और यस, ये वाली अपवर्तक ए सी यू यस, ये वाले पीछे वाली साइड की। तो ये हमारे पास में हो जाएगी बच्चों दो अपवर्तक पृष्ठ। उसमें आप लोगों को बोला है कि जो अपवर्तक कोण होता है ना, ये वाली सतह दिख रही है बच्चों, दोनों सतह, इन दोनों सतह के बीच का ये वाला जो एंगल दिख रहा है, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला एंगल, यहाँ वाला एंगल, या फिर यहाँ वाला एंगल, इन सभी ये सभी एंगल है ना एक जैसे हैं, ठीक है ना। इस वाले एंगल को अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसको बोलेंगे प्रिज्म कोण या फिर अपवर्तक कोण बोलते हैं।
तो यानी कि हमारे पास में अपवर्तक जो कोण है ना वो कौन सा है बच्चों, यहां पर अपवर्तक कोण हो जाएगा कोण कौन सा, कोण BAC। आप लोगों को दिख रहा है कौन सा वाला, BAC। ये वाला जो एंगल है इसको अपन बोलेंगे अपवर्तक कोण, ठीक है ना। ये जो अपवर्तक कोण है ना बच्चों, ये वाला, ये साधारणतः अपन 60 डिग्री का बना हुआ लेते हैं प्रिज्म, जब भी अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं तो 60 डिग्री का। लेकिन आवश्यकता पड़ेगी ना, जैसे अपने को नेसेसरी होगी तो उसके आधार पे अपन है ना प्रिज्म कोण है ना 45 डिग्री भी ले सकते हैं और 90 डिग्री भी ले सकते हैं। बात कर ले रहे हैं यहां तक। अब हम क्या करते हैं बच्चों कि ये जो आप लोगों को अलग से डायग्राम दिख रहा है, यहां पर अपन क्या करते हैं कि इसका ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला भाग अपन ने लिया है। यानी कि हम जो भी काम करने वाले हैं इसी के ऊपर करेंगे। यहां पर लिखा अपन ने A, यहां पर लिखा बच्चों B और यहां पर लिखा अपन ने C। बात क्लियर है यहां तक। यानी कि हमने जो प्रिज्म है, प्रिज्म का ये जो आगे वाला हिस्सा है ना, ये जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ये वाला हिस्सा लिया है बच्चों, ठीक है ना। यहां पर हमारे पास में ये वाला जो कोण है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, प्रिज्म कोण बोल देंगे या फिर अपवर्तक कोण बोल दो। ये हमारे पास में जो ABC है ना, ये प्रिज्म का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। यहां अगर हम बात करें तो यूं लिख सकते हैं बच्चों कि ABC प्रिज्म का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ठीक है बच्चों। अब यहां से क्या होता है कि ये वाली बातें, ये नॉर्मल बातें हैं, इनमें कोई ज्यादा टिपिकल वाली बात नहीं है। बात आती है इसकी डेरिवेशन की। तो डेरिवेशन है ना अपन बहुत शॉर्ट और शूट तरीके से पढ़ने वाले, इसलिए आप लोग है ना इसकी डेरिवेशन को पक्का इस बात को ध्यान रखिए कि ये वाली जो डेरिवेशन है ना 2026 के एग्जाम में जरूर आने वाली है। इसलिए आप लोग है ना इस वाली डेरिवेशन को, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 9 में से एक बड़ा क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, और वो 4 नंबर का जो बड़ा क्वेश्चन आता है ना, उसमें से मतलब यूं मान के चलिए कि 99% जो संभावना होती है वो इस वाली डेरिवेशन की संभावना है कि ये वाली डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम के अंदर जरूर आएगी। तो अपन बात करते हैं बच्चों इससे प्रिज्म से अपवर्तन किस प्रकार से होता है। मैं आप लोगों को एक बात पहले क्लियर कर दूं कि जहां जहां पर भी अपवर्तन होता है ना, एक शब्द आता है अपवर्तन, जहां जहां पर भी अपवर्तन होता है तो इस बात को ध्यान रखिए कि हमें हमेशा स्नेल का नियम काम में लेना है, ठीक है ना। बिना स्नेल के नियम के अपन है ना अपवर्तन करवा ही नहीं सकते। इसलिए इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि हमारे पास में है ना जब अपन किसी भी पृष्ठ से अपवर्तन कराते हैं तो हमारे पास में है ना स्नेल का नियम होना जरूरी है, या स्नेल का नियम अपने को लगाना जरूरी है, ठीक है ना। बात क्लियर है। स्नेल के बिना अगर अपन कोई भी डेरिवेशन नहीं कर सकते अपवर्तन की, तो कम से कम। उसके बाद में आप लोगों को एक बात और ध्यान रखनी है, आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि कोई प्रकाश किरण है ना जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो उसका जो वेग होता है ना वह क्या होता है बच्चों, कम हो जाता है। इसकी वजह से है ना उस प्रकाश किरण की जो प्रारंभिक पथ की जो मतलब प्रारंभिक जो पथ होता है उस वाले पथ से वो थोड़ी क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, इधर उधर घूम जाती है, ठीक है ना। तो आज अपन इसी के बारे में बात करने वाले, प्रिज्म से अपवर्तन किस प्रकार से होता है उसको समझते हैं। तो देखिए बच्चों हमारे पास में प्रिज्म से अपवर्तन को समझने के लिए क्या करने वाले, ध्यान से सुनना। प्रिज्म से अपवर्तन, तो प्रिज्म से अपवर्तन समझेंगे ना बच्चों, तो यहां पे अगर अपन बात करेंगे ना तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना और समझना। यह हमारे पास में एक प्रिज्म का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिखाया गया है। यहाँ पे मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं बच्चों, जो जैसा अभी अपन ने डायग्राम में लिखा था, A लिखा है, यहाँ पर B है और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, C हो जाएगा। ये वाला जो एंगल दिख रहा है ना, ए वाला कोण, ये हमारे पास में कौन सा वाला कोण है बेटा, प्रिज्म कोण है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि जो प्रिज्म कोण है ना बच्चों, प्रिज्म कोण क्या है बच्चों, यहाँ पर प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण वो क्या है बच्चों, हमारे पास में यहाँ पर A है। ध्यान से समझना और सुनना, डायग्राम को देखते रहो। एक प्रकाश किरण है ये वाली, ठीक है ना। यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे ना बच्चों तो एक तो हमारे पास में AB, ये दिख रहा है ना AB, और एक AC, ये दो अपवर्तक पृष्ठ है। अपवर्तक पृष्ठ कौन सी है बच्चों, अपवर्तक पृष्ठ है सर, अपवर्तक पृष्ठ कौन सी है बच्चों, AB तथा कौन सी है बच्चों, AC है, ठीक है ना। एक तो ये वाली है और एक ये वाली है, ठीक है, बात क्लियर है। यहां पर हम क्या करते हैं बच्चों, एक हमारे पास में प्रकाश किरण है P, ये वाली प्रकाश किरण है, एक प्रकाश किरण P से चलना स्टार्ट करती है, यानी कि इधर की साइड पे। जब भी आप रे डायग्राम बना रहे हो तो एरो लगाना जरूरी, कंपल्सरी है एरो लगाना। और ये जो डेरिवेशन अपन करने वाले हैं ना, ये वाली डेरिवेशन तुम लोगों को पता होनी चाहिए कि तुम लोगों के बोर्ड एग्जाम के अंदर है ना प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल के अंदर जो तुम्हारे मेजर प्रैक्टिकल होते हैं ना, उन मेजर प्रैक्टिकल के अंदर ये वाला जो प्रिज्म वाला होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रिज्म वाला भी एक प्रैक्टिकल है तुम्हारे उसके अंदर सिलेबस के अंदर। यहां पर हमारे पास में P से एक प्रकाश किरण जा रही है जो इस तरीके से जाएगी बच्चों। ये प्रकाश किरण जा रही है ना, ये प्रकाश किरण, यहां पर मैं क्यों लिख देता हूं, ये प्रकाश किरण
ए बी जो सतह है ना, इस ए बी सतह के ऊपर यहां पर क्या हो रही है बच्चों, आपतित हो रही है, ठीक है ना। अब देखो एक बात बताओ, ये जो प्रकाश किरण जा रही है कौन से वाले माध्यम से जा रही है बच्चों, ये वाला हो जाएगा हमारे पास में विरल माध्यम। क्या हो जाएगा बच्चों, ये विरल माध्यम है। और उसके बाद में ये जो हमारे पास में कांच है ना, इस वाले कांच, ये जो प्रिज्म है जिस कांच से बना हुआ है उस वाले का जो अपवर्तनांक है वह अपन मान के चलेंगे कितना बच्चों, म्यू2 मान लेते हैं। और ये जो हमारे पास में विरल माध्यम है यानी कि हवा, इसका जो अपवर्तनांक है वो अपन कितना मान के चलेंगे, म्यू1, ठीक है ना। प्रकाश किरण कहां से जा रही है बच्चों, विरल माध्यम से सघन माध्यम के ऊपर जा रही है। और यहां पर जब ये प्रकाश किरण पी से चलकर और क्यू पर जाती है तो इस वाली सतह पर क्या होगा, ये जो ए बी सतह है ना, ए बी सतह पे इसका क्या होगा बच्चों, अपवर्तन होगा। अपवर्तन करवाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, इस वाली सतह के लंबवत एक अपन अभिलंब खींच देते हैं। यह अभी अपन ने इसका नाम लिखा N1। अब देखो एक बात बताओ, जब प्रकाश किरण है ना विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ठीक है ना, प्रकाश किरण कहां से जाएगी बच्चों, विरल माध्यम से, विरल माध्यम से कहां जाएगी बच्चों, विरल माध्यम से जाएगी ये सघन माध्यम में। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यहां पर क्या होता है बच्चों कि इसका जो वेग है ना, वो वेग क्या हो जाता है बच्चों, घट जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो प्रकाश किरण का जो वेग है ना, वो वेग क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। वेग कम होने के कारण ये प्रकाश किरण जो है, इस प्रकाश किरण को बिल्कुल ऐसे निकलना चाहिए था, इस प्रकार से ऐसे, ठीक है ना। और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बच्चों, अभिलंब है, ये वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा, अभिलंब। तो ये प्रकाश किरण जो इधर निकलना चाहिए था, ये बिल्कुल इधर ना जाके क्या होता है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है ना, तो ये क्या होता है बच्चों, इसका वेग घट जाता है। वेग घटने की वजह से ये है ना प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। तो ये यहां से लेके ये प्रकाश किरण इधर की साइड पे झुक जाएगी, यानी कि अपन बोल सकते हैं बच्चों कि ये जो प्रकाश किरण है ना, यह अभिलंब की तरफ झुक जाती है, यानी कि प्रकाश किरण ये इस प्रकार से चली गई, ठीक है ना। यहाँ पे वेग कम होने के कारण क्या लिख देंगे, प्रकाश किरण जो है ना अभिलंब की तरफ, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है ना, झुक जाती है। अब यहां से जब आप इस रे डायग्राम को देखोगे बच्चों, तो यहां पर मैं कोई भी नाम लिख देते हैं, जैसे अपन ने यहां पे आर नाम लिखा, ठीक है ना, नोटेशन इस वाली जगह पे। अब ये जो प्रकाश किरण है ना, प्रकाश किरण का क्यू वाले बिंदु पर क्या हो चुका है बच्चों, अपवर्तन हो चुका है। अब यहां से क्यू से लेके आर तक ये प्रकाश किरण है ना केवल और केवल कौन से वाले माध्यम में चल रही है बच्चों, सघन माध्यम में चल रही है। अब जब ये प्रकाश किरण है ना आर वाले पॉइंट पे पहुंचती है, यानी कि इस वाले आपतन कोण पे पहुंचती है, तो आपतन कोण पे पहुंचने के बाद में फिर से क्या होगा बच्चों कि ये प्रकाश किरण है ना, यहां पर अपन अभिलंब बना देते हैं, ये हमारे पास में अभिलंब बन जाएगा। और ये अभिलंब से जब कौन से वाले माध्यम से जाएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो ये जब सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है ना, तो इसका जो वेग होता है फिर से क्या होता है ये बच्चों, बढ़ जाता है। और वेग बढ़ने की वजह से ये अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या होती है बच्चों, दूर हट जाती है, दूर हट जाती है। अब ऐसी वाली कंडीशन में क्या है कि ये जो प्रकाश किरण है, इस प्रकाश किरण को बिल्कुल ऐसे निकलना चाहिए था। लेकिन एक बात बताओ, ये हमारे पास में क्या है, अभिलंब में। अगर ये प्रकाश किरण यहां से इधर की साइड पे जाएगी तो इसका मतलब अभिलंब की ओर जा रही है, तो ये क्या करेगी बच्चों, अभिलंब से दूर हटेगी। तो अभिलंब से दूर हटेगी तो किधर की साइड पे आएगी, नीचे की तरफ। यानी कि प्रकाश किरण है ना कौन सी वाली दिशा में चली जाएगी बच्चों, आर एस दिशा में चली जाएगी, ठीक है ना। तो देखो हमारे पास में क्या हुआ, पीक्यू एक प्रकाश किरण है, क्यू वाले बिंदु पर भी यहां पर क्या हुआ, इसका अपवर्तन हुआ। क्यू से लेके आर तक जो प्रकाश किरण है वह सघन माध्यम में गई है, आर वाले बिंदु पे फिर से क्या हुआ है बच्चों, इसका अपवर्तन हुआ है। और जो हमारे पास में आर एस जो ये दिख रही है आर एस किरण, इसको अपन क्या बोलने वाले बच्चों, इसको बोलेंगे अपन अपवर्तित किरण, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको, अपवर्तित किरण बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पर अपन क्या करते हैं बच्चों, इस वाले प्रकाश किरण ने इस अभिलंब के साथ में जो कोण बनाया ना, ये वाला कोण, ये वाला कोण हो जाएगा बच्चों कितना, I1 मान लेते हैं इसको, कितना मान लेंगे बच्चों, I1। अब देखो ये वाला कोण, आपतन कोण हमारे पास में I1 है, इस वाले बिंदु पर क्या हुआ है बच्चों, अपवर्तन हुआ है। ये हमारे पास में अपवर्तित प्रकाश किरण है। तो इस अपवर्तित प्रकाश किरण ने अभिलंब के साथ में जो कोण बनाया, ये वाला कोण हो जाएगा बच्चों हमारे पास में अपवर्तन कोण, जिसको अपन क्या लिखेंगे, R1 लिखेंगे। इसी R1 के बेस पे ये वाला जो एंगल है इसको अपन क्या लिख लेंगे बच्चों, ये R2 हो जाएगा। और ये वाला जो एंगल दिख रहा है पीछे वाला, इसको अपन लिख लेंगे I2। क्या लिखेंगे बच्चों, इसको I2 लिख लेंगे। बात कर ले रहे हैं यहां तक। ये जो हमारे पास में आपतित प्रकाश किरण है, यहां पे लिख लेते हैं आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण। आपतित प्रकाश किरण को अगर हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाए इस प्रकार से, ठीक है ना, आगे की तरफ बढ़ाते
और ये जो हमारे पास में अपवर्तित प्रकाश किरण है, इस अपवर्तित प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाएं ऐसे, तो यहां पर हमारे को एक कोण मिलने वाला होगा, ये वाला कोण, और इस वाले कोण को बोलते हैं बच्चों अपन विचलन कोण। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? विचलन कोण बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? विचलन कोण। और सामान्यतः इस विचलन कोण को अपन रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं कहीं से? डेल से। तो ये बात समझ में आप लोगों को? रे डायग्राम का क्या है मामला? पूरा का पूरा रे डायग्राम ये हो जाएगा। अब अपन करने वाले हैं इसकी डेरिवेशन। डेरिवेशन में क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना। अगर अपन यहां पे लिखे ना, तो यहां पे ए बी सी जो है ये हमारे पास में एक प्रिज्म का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, अगर लिखना चाहो तो। अब इसकी डेरिवेशन में क्या करेंगे बच्चों कि यहां पर आप लोग है ना एक ट्रायंगल वो दिख रहा होगा आपको, क्वाड्रिलेटरल, यानी कौन सा वाला? ए क्यू, और यहां पे नाम लिख देंगे अपन, जैसे मैंने यहां पे नाम लिखा टी, ए क्यू टी, और यहां पर हमारे पास में कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है ना? तो मैं यहां पे ये लिस्ट लिखने वाला हूं बच्चों, ध्यान से सुनना, समझना। चतुर्भुज, कौन सा वाला चतुर्भुज है बच्चों? ए क्यू टी और आर, दिखा है आप लोगों को? ए क्यू टी आर, ये वाला चतुर्भुज है ना। इस वाले चतुर्भुज में क्या होगा बच्चों? ये वाला कोण इस वाले कोण को, ये इस वाले कोण को, और इस वाले कोण को, अगर हम चारों कोणों को जोड़ते हैं तो अपने को कितना मिलने वाला होगा बच्चों? अपने को मिलेगा कितना? 360 डिग्री। ठीक है ना? तो अगर मैं यहां पे लिखूं कि कोण ए, उसके बाद में हमारे पास में कौन सा वाला कोण आएगा बच्चों? ए क्यू टी, कोण ए क्यू टी, प्लस उसके बाद में अगर अपन बात करेंगे तो कौन सा वाला कोण बच्चों? क्यू टी आर। ठीक है ना? कोण क्यू टी आर, प्लस उसके बाद में अगर अपन बात करेंगे तो कौन सा वाला कोण बच्चों? ए आर टी, ये वाला कोण ए आर टी, यानी कि एंगल कौन सा वाला? ए आर और टी। इन चारों कोणों को जब हम जोड़ेंगे तो अपने को मिलेगा कितना बच्चों? 360 डिग्री। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना बात को। अगर मैं इस वाले डायग्राम को दोबारा से बनाता हूं इस प्रकार से, ठीक है ना, इस तरीके से बनाते हैं, ये वाला यहां पर लिखा हुआ है ए, यहां पे लिखा हुआ है हमारे पास में क्यू, यहां लिखा हुआ है हमारे पास में टी, यहां पे लिखा हुआ है हमारे पास में आर। अब एक बात बताओ बच्चों, इस वाली भुजा को थोड़ा आगे बढ़ाया था, ये जो हमारे पास में ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन क्या है बच्चों? अभिलंब है। और अभिलंब इस वाली लाइन के साथ में यहां पर कितना कोण बनाएगा बच्चों? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी कि ए क्यू टी वाला जो एंगल है ना, ए क्यू टी, इस वाले एंगल की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी बच्चों? 90 डिग्री। तो मैं इसको इस वाले इक्वेशन को लिखने वाला हूं, एक को तो मैं ए लिखता हूं, प्लस ए क्यू टी वाला एंगल है ना, इसकी जगह मैंने लिखा बच्चों 90 डिग्री, प्लस हमारे पास में क्यू टी आर, इस वाले एंगल की वैल्यू पता नहीं है, तो मैं इस वाले एंगल को वैसा का वैसा लिख देता हूं। कितना? क्यू टी और आर मैंने ऐसा लिखा, प्लस हमारे पास में ए आर ओ टी। ध्यान से सुनना, ये हमारे पास में ये ए आर को है ना थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, किधर की साइड पे जाएगी बच्चों? सी की तरफ जाएगी। ये हमारे पास में किसका काम कर रहा है बच्चों? ये अभिलंब का काम कर रहा है। इसका मतलब यहां पर भी जो कोण बनने वाला होगा, ये वाला कोण भी कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री होगा। बात क्लियर है यहां तक? तो इस वाले कोण की, यानी कि ए आर टी वाला जो एंगल है, इसकी वैल्यू भी कितनी है बच्चों? 90 डिग्री। और इक्वल टू में हमारे पास में कितना चल रहा है बच्चों? 360 डिग्री। बात क्लियर है यहां तक? अब हम क्या करते हैं, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री मिला के कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा बच्चों ए प्लस कोण क्यू टी आर, और यहां पे इसको और इसको मिला के लिखेंगे तो प्लस का 180 डिग्री, और इक्वल टू में वैल्यू कितनी है बच्चों? 360 डिग्री। बात क्लियर है? 180 को उधर भेजेंगे तो एंगल ए प्लस हमारे पास में क्यू टी आर, और ये हमारे पास में हो जाएगा बच्चों 360 डिग्री माइनस का 180 डिग्री। ठीक है ना? इसको हम लिखेंगे बच्चों कोण ए प्लस हमारे पास में क्यू टी आर, और इक्वल टू 360 में से 180 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 180 डिग्री। इसको डाल लेंगे हम इक्वेशन नंबर कौन सी? इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये यहां तक की बात कर ले रहे भाई सभी बच्चों के, ठीक है ना? अब सुनिए, हम क्या करते हैं, ये यहां तक डेरिवेशन कंप्लीट है। अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं बच्चों कि ये जो हमारे पास में है ना, यहां पर भी कोई ना कोई अपन है ना पॉइंट लिख देंगे, डी वाला पॉइंट लिखा। अब अपन बात करते हैं, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है तुम लोगों को, त्रिभुज दिख रहा है, कौन सा वाला? क्यू टी आर, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला। इस वाले त्रिभुज में हम क्या करने वाले हैं बच्चों कि ये वाला जो R1 वाला एंगल, R2 वाला एंगल और इस वाले एंगल, अगर मैं इन तीनों एंगल को जोड़ूं तो मुझे कितना मिलेगा बच्चों? 180 डिग्री मिलने वाला है। तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं बच्चों, ध्यान से सुनना, कौन सा वाला त्रिभुज है बच्चों? ये वाला है क्यू टी आर वाले त्रिभुज में। तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे भाई? ध्यान से सुनना कि त्रिभुज
क्यू टी आर में, मैं फिर से बना देता हूं, इस प्रकार से बना है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू, यहाँ पे टी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आर, यहाँ पर एंगल है हमारे पास में R1, यहाँ पर एंगल है कितना R2, और ये वाला एंगल, इस वाले त्रिभुज क्यू टी आर में अगर मैं कौन से वाले कोण को जोड़ू बच्चों, इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो अपने को कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलने वाला होगा। तो मैं लिखने वाला हूं R1 प्लस का R2 प्लस का कौन सा वाला कोण, क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर इक्वल टू में हमारे पास में कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। बात के ले रहे हैं यहां तक, इसको डाला मैंने इक्वेशन नंबर कितना, इसको डाल लेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर हम डालेंगे 2, ये बात के ले रहे। अब एक बात बताइए भाई जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, ये भी हमारे पास में 180 की वैल्यू है, और जो हमारे पास में इक्वेशन नंबर सेकंड आ रही है ये वाली, ये भी किसकी वैल्यू है बच्चों, 180 की। मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं समीकरण नंबर 1 को हम बराबर कर देंगे किसके बच्चों, 2 के। यह बात के ले रहे। अगर मैं 1 और 2 को बराबर करता हूं तो मैं लिखूंगा बच्चों एंगल ए प्लस एंगल क्यू टी आर इक्वल टू में कितना हो जाएगा बच्चों, बताओगे, R1 प्लस R2 प्लस एंगल क्यू टी आर। यह बात के ले रहे। अब देखो यहां पर क्यू टी आर है, यहां पर क्यू टी आर है, इसको तो यहां से निपटाओ, तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं बच्चों एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 प्लस का R2। यह बात के ले रहे यहां तक। ये हमारे पास में जो एंगल ए है ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, R1 प्लस R2 के। इसको डाला मैंने इक्वेशन नंबर कितना, 3। यहां तक की बात के ले रहे भाई सभी बच्चों के। अब हमारे दिमाग में एक बात बैठी रहनी चाहिए भाई कि जब अपन प्रिज्म से कर रहे हैं या किसी भी स्फेरिकल सरफेस से अपवर्तन के बारे में बात करें तो हमारा जो मेन फोकस है ना, मेन फोकस केवल 2 चीजों के ऊपर टिका होना चाहिए। एक तो हमें कैसे भी करकुरा के आई की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक हमें है ना कैसे भी करकुरा के आर की वैल्यू फाइंड करनी है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी अपवर्तन होगा तो हमें स्नेल का नियम लगाना है, और स्नेल का नियम आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारे पास में म्यू होता है भाई। हमें आई और आर की वैल्यू निकालनी रहती कैसे भी करकुरा के, और आई और आर की वैल्यू अगर अपने को मिल जाएगी तो फिर हम बोल देंगे कि यहां पर इस वाले फॉर्मूले पे वैल्यू रखे और हमारे पास में जो भी डेरिवेशन है उस वाले डेरिवेशन को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहां तक की बात के ले रहे। अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा पीछे जाते हैं अपन। ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है ना बच्चों, कौन सा वाला, अगर अपन बात करें डी क्यू आर, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला डी क्यू आर, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा होगा। इस वाले ट्राइंगल में क्या कहानी बन रही होगी, ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है ना। मैं इस वाले ट्राइंगल को लेता हूं, समझना बिल्कुल। मैंने त्रिभुज लिया कौन सा वाला बच्चों, डी क्यू आर। डी क्यू आर वाला त्रिभुज कैसे बना हुआ है बच्चों, इस प्रकार से बना हुआ है। ये हमारे पास में इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है ना। यहां पर लिखा मैंने डी, यहां पे लिखा मैंने क्यू, और यहां पे लिखा मैंने कितना आर। ध्यान से सुनना और समझना बात को। ये वाला जो एंगल है ना बच्चों, ये वाला एंगल हमने कितना मान रखा है, डेल मान रखा है। अगर मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाऊं इस प्रकार से, ठीक है ना, यहां पर अगर आगे बढ़ाएंगे तो ध्यान देना यहीं पे बच्चे है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं अपने पास में यहाँ पे, और इसको अपन ने इस प्रकार से मिला रखा है। ये वाला जो एंगल है ना बच्चों, ये वाला एंगल आप लोगों ने कितना मान रखा है, R1 मान रखा है। कितना मान रखा है बच्चों, R1। और यहां से अगर अपन बात करेंगे तो ये जो हमारे पास में ये वाली लाइन थी, ठीक है ना, इस तरीके से ये जो पूरा एंगल है ना, ये वाला पूरा एंगल, ये कितना एंगल है बच्चों, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो यानी कि अगर अपन बात करें इस वाले एंगल को निकालेंगे, कौन से वाले को, डी, और यहां पे लिखा हुआ है क्यू, और यहां पे लिखा हुआ है आर। अपने को ये वाला एंगल चाहिए बच्चों, ये वाला एंगल, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, डायग्राम में देख लो, ठीक है ना। कौन सा वाला एंगल चाहिए बच्चों, डी क्यू और आर, ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला छोटा सा एंगल, ठीक है ना। अब इस वाले एंगल के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, ये वाली लाइन ऐसे जा रही है। मैं इसको यहाँ पे लिखने वाला हूं बच्चों, थोड़ा सा इसका साफ सुथरा डायग्राम बना ही लेते हैं अपन। अक्सर बच्चे यहीं पे गलतियां करते हैं, तो इसका डायग्राम अच्छे से बना ही लेते हैं अपन। तो हमारे पास में ये कहानी है बच्चों, ठीक है ना, इस तरीके से। यह हमने क्या ले रखा है, यह हमारी साइड हो जाएगी कौन सी, ए, यह हमारे पास में है बी, सॉरी ए बी सी, और ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही थी बच्चों ऐसे। यह हमारे पास में क्या था बच्चों, अभिलंब था। तो अभिलंब है तो यहाँ पर हमने एंगल कितना मान रखा है, I1 मान रखा है। कितना मान रखा है बच्चों, I1। ये जो पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल अगर आपको दिख रहा हो तो ये वाला, अगर ये I1 वाला एंगल है तो ये भी पूरा एंगल कितना होगा बच्चों, I1, ठीक है ना। ये पूरा एंगल कितना होगा, I1। अगर मैं यहाँ से एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ करूं जो कि इस तरीके से गई,
ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण, ये कितना है बच्चों, R1 है, ठीक है ना। अब ये प्रकाश किरण जो इस प्रकार से आगे गई थी, ठीक है ना। अब ये वाला एंगल चाहिए अपने को, ये वाला, समझ मेरी बात, ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला। और इसको भी अगर अपन थोड़ा सा इधर की साइड पे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर अपन लिखेंगे डी। यहाँ पर एंगल पहले से कितना बना हुआ है, डेल बना हुआ है। एक हमें चाहिए ये वाला एंगल, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, आर लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्यू लिखा हुआ है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना और समझना। यह I1 वाला जो एंगल है ना, I1 वाला एंगल, यह I1 वाला एंगल, ये किसके बराबर है बच्चों, डी क्यू आर के, इस वाले एंगल प्लस R1 के बराबर है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं बच्चों, यहाँ पर अपन लिखेंगे कि जो एंगल डी क्यू आर है ना, कौन सा वाला, I1 वाला एंगल, I1 एंगल जो है ये इक्वल टू हो जाएगा बच्चों किसके, डी क्यू आर, किसके एंगल के बराबर हो जाएगा, एंगल डी क्यू आर प्लस हमारे पास में ये कौन सा वाला एंगल है बच्चों, R1, तो ये हो जाएगा हमारे पास में R1 के। अगर मैं डी क्यू आर की वैल्यू निकालूं तो डी क्यू आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, डी क्यू आर की वैल्यू अपने को मिलेगी कितनी, I1 माइनस का R1, और इसको हम डाल लेंगे, इक्वेशन डालो तो ठीक है, नहीं तो ध्यान रखना है आप लोगों। इसी तरीके से अगर मैं डी आर क्यू यानी कि ये वाला एंगल निकालूं तो इसमें क्या कहानी थी बच्चों, यहां पर हमारे पास में एंगल बना हुआ था कितना, R2, इसको थोड़ा इधर बढ़ाएंगे, इसको थोड़ा इधर बढ़ाएंगे, तो यहां पर एंगल कितना था, I2 था, ये था ना। I2 किसके इक्वल है बच्चों, I2 इक्वल है डी आर क्यू के, यानी कि इस वाले एंगल प्लस इस वाले एंगल के। मैं यहां पे लिखूंगा बच्चों कि कोण, सॉरी, ये जो एंगल I2 है ना, ये वाला I2 मान रखा है, I2 हमारे पास में बराबर हो जाएगा किसके, डी आर और क्यू के, यहां पर R लिखा हुआ है, तो यहां पर अपन लिखेंगे एंगल डी आर क्यू प्लस हमारे पास में कितना एंगल है यहाँ पे, R2, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कितना, R2। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालू डी आर क्यू की तो ये हो जाएगा हमारे पास में एंगल डी आर क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, I2 माइनस का कितना हो जाएगा, R2। इस वाले को, इस वाले एंगल को भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब सुनिए, ये जो डेल वाला एंगल दिख रहा है ना, ये वाला डेल वाला एंगल, ये डेल वाला एंगल, ये डी क्यू आर वाला जो त्रिभुज है ना, इसका क्या है बच्चों, 22 कोण है ये वाला, ठीक है ना। यानी कि डेल जो एंगल है ना, डेल त्रिभुज डी क्यू आर का, ठीक है ना, क्या है बच्चों, ये 22 कोण है, क्या है भाई, ये 22 कोण। अगर ये 22 कोण है तो इस डेल का जो मान होगा ना, इस डेल की वैल्यू वो किसके इक्वल होगी बच्चों, इसकी वैल्यू इक्वल होगी डी क्यू आर प्लस डी आर क्यू के, यानी कि डेल जो होगा यह बराबर में होगा किसके, एंगल डी क्यू आर प्लस एंगल डी आर और क्यू के। यह बात क्लियर है यहां तक। देखो ये जो डेल वाला एंगल है ना, ये डेल वाला एंगल 22 कोण है, तो इसका मतलब इसका जो मान होगा वो इस वाले कोण और इस वाले कोण के क्या होगा बच्चों, योगफल के बराबर होगा। और एक बात बताओ भाई, हमने जब डी आर क्यू की इसकी वैल्यू निकाल रखी, इसकी वैल्यू को अगर मैं यहां पे रखूं तो यहां पे क्या करने वाला हूं कि डेल इक्वल टू, इसकी जगह पे मैं ये वाली वैल्यू रखूंगा बच्चों कितनी, I1 माइनस का R1, यहां पे प्लस है तो प्लस लगा दिया, डी आर क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये रही कितनी, यहां पे ये हमारे पास में I2 माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों, R2। फिर मैं क्या करने वाला हूं, डेल इक्वल टू I1 I2 को साथ में लिखेंगे, I1 प्लस का कितना हो जाएगा बच्चों, I2, यहां पर माइनस है, यहां माइनस है, माइनस कॉमन निकाला, यहां पर हमारे पास में आएगा बच्चों R1 प्लस का कितना, R2। ये बात क्लियर है यहां तक। अब यहां पर इसको डाल लेंगे हम इक्वेशन नंबर कितना, पहले हमने कितना डाल रखा था बच्चों, इक्वेशन नंबर हमारे पास में 3 तक आया था, इसको डालेंगे हम इक्वेशन नंबर कितना, 4। एक बात बताओ बेटा कि जो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3 दिख रही है ना, यानी कि R1 प्लस R2 की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं भाई, ए। तो अगर हम यहां पर ए की वैल्यू रखें, यूं लिखेंगे कि समीकरण नंबर 3 का मान, 3 का मान कहां पे रखना है बच्चों, समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। अगर हम यहां पे रखेंगे तो अपने को मिलेगा डेल इक्वल टू I1 प्लस का I2 और माइनस का, इस पूरे की जगह पे क्या रखने वाले हैं, ए, और यह हमारे पास में हो जाएगा इक्वेशन नंबर कितना, इसको लिख देंगे अपन 5। यहां तक की बात क्लियर है। अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। जब यहां पर अपन आगे चलेंगे ना तो अपने को क्या मिलने वाला होगा बच्चों, यहां पर अपने को एक कहानी ये रहेगी कि जब अपन है ना प्रिज्म से, प्रिज्म का जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो हमें आपतन कोण और विचलन कोण के बीच में ग्राफ खींचना रहता है, ठीक है ना। तो अपन क्या करने वाले हैं बच्चों कि जब, या यूं लिख सकते हैं अपन कि बाय एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से हम ऐसा लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे बच्चों, हमारे पास में ये हो जाएगा यानी कि प्रयोग से। जब अपन प्रयोग से ये लिखते हैं ना कि आपतन कोण
आपतन कोण, आपतन कोण क्या होता है बच्चों, हमारे पास में आई होता है, आपतन कोण आई, तथा विचलन कोण, विचलन कोण यानी कि डेल के मध्य का जब ग्राफ खींचते हैं के मध्य खींचा गया ग्राफ, खींचा गया ग्राफ निम्न प्रकार से प्राप्त होता है, निम्न प्रकार से प्राप्त होता है, ठीक है ना, प्राप्त होता है। जब अपन क्या करते हैं बच्चों, आपतन कोण आई और विचलन कोण डेल, मतलब विचलन कोण डेल के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो अपने को है ना इस प्रकार का ग्राफ मिलने वाला होगा। किस तरह का ग्राफ मिलेगा बच्चों, ध्यान से सुनना। यहां पर हमारे पास में क्या कहानी रहेगी, समझ लेना इसको। यह हमारे पास में रहेगा आपतन कोण, आपतन कोण को अपन क्या लिखते हैं बच्चों, आपतन कोण को जनरली आई से लिखते हैं। इधर की साइड पे हमारे पास में क्या है बच्चों, विचलन कोण है, विचलन कोण, विचलन कोण डेविएशन एंगल, इसको अपन लिखते हैं डेल से। जब अपन इनको डेल और आई के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो अपने को इस प्रकार का ग्राफ मिलता है बच्चों, इस तरीके का, ठीक है ना। और यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पे इस वाली जगह पे, इस वाली जगह पे हमारे पास में यानी कि मूल बिंदु पे आपतन कोण का मान भी 0 होता है और जो विचलन कोण है उसका मान भी कितना होता है बच्चों, 0। फिर अपन क्या करते हैं कि जब इस प्रकार से ग्राफ मिलता है तो इस वाली कंडीशन पे यानी कि सबसे कम यहाँ पर जो विचलन कोण का मान होता है ना बच्चों, इस वाली जगह पे, इस वाली जगह पे विचलन कोण का मान सबसे कम होता है। यहाँ पर विचलन कोण का मान ज्यादा है, फिर धीरे धीरे घटता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा। सबसे कम कहां पे रहेगा बच्चों, यहाँ पे। अगर फिर अपन यहां से इसके रेस्पेक्ट में न्यूनतम विचलन कोण के रेस्पेक्ट में हमारे पास में कोई ना कोई तो आपतन कोण होगा। ये वाला आपतन कोण अपन कितना मान लेते हैं बच्चों, आई मान लेते हैं। अगर हम आपतन कोण को और भी बढ़ाते हैं तो अपने को विचलन कोण का मान फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये यहां पर जो अपने को मिल रहा है, ये मिल रहा है बच्चों विचलन कोण का न्यूनतम मान, यानी कि डेल की जो वैल्यू है वह लिख सकते हैं अपन डेल मिनिमम, और इसको बोलते हैं अपन न्यूनतम विचलन कोण यानी कि मिनिमम डेविएशन एंगल। आई बात समझ में। इस वाले मिनिमम डेविएशन एंगल पे यानी कि यहां पे इस वाली जगह पे आप लोगों को आपतन कोण का केवल एक मान मिलेगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनना बात को। न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या रहेगा बच्चों, ध्यान देना, ठीक है ना। न्यूनतम विचलन की स्थिति में हमें आपतन कोण का, हमें आपतन कोण का, आपतन कोण का केवल एक मान प्राप्त होता है, एक मान प्राप्त होता है, ठीक है ना। अगर तुम न्यूनतम विचलन कोण के अलावा कोई दूसरा वाला अगर विचलन कोण ढूंढते हैं तो वहां पर अपने को आपतन कोण के हमेशा दो मान मिलेंगे, एक मान प्राप्त होता है, ठीक है ना बच्चों। ध्यान देना, ये न्यूनतम विचलन कोण है ना, इसी न्यूनतम विचलन कोण पर अपने को आपतन कोण का मान एक मिल रहा है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं मान लो भाई देवे इस वाली जगह पे अगर कोई विचलन कोण मान लेता हूं तो यहां पर हमारे पास में ये विचलन कोण होगा ना बच्चों। इस वाले विचलन कोण के लिए हमारे पास में आपतन कोण का मान कितना होगा बच्चों, यहां होगा इस वाली जगह पे। अब यही बात है यहां पे, अगर मैं थोड़ा आगे चलूं इस तरीके से इसके बिल्कुल यहां पे, तो यहां पर भी हमारे पास में विचलन कोण तो एक ही है ये वाला, लेकिन इससे एक विचलन कोण के लिए यानी कि इस वाले विचलन कोण के लिए अपने को आपतन कोण के कितने मान मिल रहे हैं बच्चों, दो। एक तो ये वाला मान मिला है और एक ये वाला मान मिला है, ठीक है ना। यह इस वाले विचलन कोण के लिए, इस वाले विचलन कोण के लिए यहां पर हमारे पास में कोई भी विचलन कोण है, इस वाले विचलन कोण के लिए हमारे को आपतन कोण के कितने मान मिले बच्चों, एक तो ये वाला मान मिला है और एक ये वाला मान मिला है। अगर मैं यहां पर कोई विचलन कोण मानता हूं इस वाली जगह पे, ठीक है ना, तो यहां पर अगर हमारे पास में विचलन कोण होगा तो यहां पर भी होगा, ठीक है ना, ये दोनों सेम है। इस वाले विचलन कोण के लिए हमारे को आपतन कोण का मान ये मिल रहा है और इस वाले विचलन कोण के लिए आपतन कोण का मान ये मिल रहा है, ठीक है ना। यानी कि एक विचलन कोण के लिए हमें आपतन कोण के कितने मान मिलते हैं, दो। लेकिन अगर मैं इस न्यूनतम विचलन कोण के बारे में बात करूं ना यहाँ पे, तो न्यूनतम विचलन कोण के लिए तो आपतन कोण का मान कितना मिलता है बच्चों, केवल एक मिलता है। इस बात को जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना, यह बात समझ में आई। अब मैं क्या करने वाला हूं, न्यूनतम विचलन की स्थिति में हमें आपतन कोण का केवल एक मान प्राप्त होता है। अब ध्यान से सुनना, अर्थात हम है ना जो हमने I1 और I2 जो आपतन कोण मान रखे थे उनकी जगह पे लिख सकता हूं बच्चों कि I1 इक्वल टू हमारे पास में I2 इक्वल टू क्या मान लेंगे बच्चों, I मान लेंगे। ये हमारे पास में आपतन कोण हो जाएगा। अगर I1 I2 के इक्वल है तो फिर हम है ना यहाँ पर यूं भी लिखेंगे बच्चों कि R1 जो है,
अपवर्तन कोण है R1 और R2, ये दोनों भी क्या होंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे, और इसका मान अपन क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों, ध्यान से सुनना और समझना। ये वाली जो इक्वेशन नंबर दिख रही है ना आप लोगों को 5, इस इक्वेशन नंबर 5 में पहले तो इक्वेशन नंबर जो थर्ड दिख रही है ना, इक्वेशन नंबर थर्ड से मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। मैं यहां पे लिखूंगा समीकरण x3 से, समीकरण नंबर 3 से मैं लिखूंगा बच्चों, क्या लिखेंगे, कैपिटल A इक्वल टू R1 प्लस का R2 लिखा हुआ है। R1 और R2 की वैल्यू तो हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। यहां पर हम लिखेंगे बच्चों A इक्वल टू कितना, R प्लस R, हमारे पास में आ जाएगा बच्चों A इक्वल टू कितना हो जाएगा 2R। अगर मैं यहां से R की वैल्यू निकालूं तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, A/2। कितने वैल्यू आएगी बच्चों, A/2। तो यह हमारे पास में जो इक्वेशन आई है, इस वाले इक्वेशन को अपन डाल लेंगे, इक्वेशन नंबर कितनी 6। यहां तक बात क्लियर है। हमारे को R की वैल्यू मिल चुकी है, अब अपन I की वैल्यू निकालते हैं। I की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ध्यान से सुनना। इक्वेशन नंबर जो 5 है इसको काम में लेते हैं। इक्वेशन नंबर 5 में क्या लिखा हो बच्चों, डेल इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस का A। तो मैं इसको लिखने वाला हूं बच्चों कैसे, यहां पर समीकरण 5 से, समीकरण 5 से क्या लिखेंगे बच्चों, यहां से लिखेंगे हम कि डेल, अब यहां पर है ना डेल जो है मतलब विचलन कोण, उसका मान न्यूनतम है, तो मैं यहां पे लिखूंगा डेल मिनिमम। क्या लिखेंगे बच्चों, डेल मिनिमम। डेल मिनिमम पे हमारे को I1 और I2 की वैल्यू इक्वल मिलेगी, इसलिए मैं I1 की जगह पे भी I लिखता हूं और I2 की जगह पे भी I, और यहां पर मैंने लिख दिया कैपिटल A। बात क्लियर है भाई यहां तक। मैं यहां पे लिखने वाला हूं, A को इधर भेजेंगे तो कितना आएगा बच्चों, डेल मिनिमम और प्लस का कैपिटल A इक्वल टू कितना हो जाएगा, I कितना हो जाएगा बच्चों, 2I हो जाएगा। अगर मैं I की वैल्यू निकालू तो I इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, डेल मिनिमम और प्लस का कैपिटल A और अपॉन में कितनी वैल्यू हो जाएगी बच्चों, 2। यह हमारे पास में I और R की वैल्यू मिल चुकी है, और I और R की वैल्यू अगर हम अपने को मिल जाएगी, देखिए R की वैल्यू ये मिल चुकी है और I की वैल्यू हमारे पास में ये रही, और इसको डालेंगे हम इक्वेशन नंबर कितना 7। जब हमारे को I और R की वैल्यू मिल जाएगी तो हम क्या करने वाले हैं बच्चों कि स्नेल का नियम लगा ले। अब स्नेल के नियम में क्या होता है भाई, यहां पे अपन बात करते हैं स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है बच्चों, आपको पता है ही सही, जहां जहां अपवर्तन होता है स्नेल का नियम लगाना है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, साइन I अपॉन में साइन R इक्वल टू में हो जाएगा बच्चों μ2 अपॉन में कितना, μ1। यानी कि पहले वाले विरल माध्यम के सापेक्ष, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक बोलते हैं इसको, और इसको आपको पता है, इसको अपन लिख सकते हैं बच्चों 1μ2 भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, इसको 1μ2 भी लिखते हैं। अब हमारे पास में जो I और R की वैल्यू मिली है, उस I और R की वैल्यू को कहां पे रखेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर इसमें लिख देंगे, कहां पे, समीकरण नंबर 8 में। यानी कि समीकरण नंबर 6 दिख रही है तुम लोगों को, ये समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर 7, इसका मान कहां पे रखना है, समीकरण नंबर 8 में। तो हम यहां पर ऐसा लिखने वाले हैं बच्चों कि समीकरण 6 तथा 7 का मान कहां रखेंगे बच्चों, समीकरण नंबर 8 में रखेंगे। जब हम यहां रखेंगे तो अपने को क्या मिलेगा बच्चों, ध्यान से सुनना। यहां पे लिखा हुआ है साइन I, ठीक है ना, यहां पे हम हमारे पास में कितना है, साइन I की वैल्यू क्या रख देंगे बच्चों, ये लिखी हुई है डेल मिनिमम, तो यहां पे लिखेंगे अपन क्या, डेल मिनिमम प्लस कैपिटल A अपॉन में कितना लिखा हुआ है, 2, ठीक है ना। फिर नीचे अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमारे पास में क्या लिखा हुआ है बच्चों, साइन I, सॉरी साइन R। R की जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, R की जगह पे लिखेंगे अपन A/2, ठीक है ना। R की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, देखो R इक्वल टू A/2 लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, तो हमारे पास में ये वैल्यू मिल जाएगी। इक्वल टू में यहां पर हमारे पास में क्या लिखा हुआ बच्चों, 1/2 लिख सकते हैं, या μ2 अपॉन μ1 लिख सकते हैं। तो ये लिखा अपन ने μ2 अपॉन में कितना, μ1। बात क्लियर है। अब यहां पर हमारे पास में जो विरल माध्यम है उसको अगर अपन हवा माने या निर्वात माने, तो अपन क्या करेंगे बच्चों की μ1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 लिख सकते हैं, और जो μ2 है इसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, म्यू लिख सकते हैं। तो मैं इस वाले इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं, ये हो जाएगा डेल, सॉरी इसको लिखने वाले हैं बच्चों हम, क्या लिखेंगे बच्चों इसको, साइन, यहां पर हो जाएगा हमारे पास में डेल मिनिमम प्लस कैपिटल A/2, और यह हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी साइन, और यहां पर अपन लिख देंगे A/2 इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, म्यू। यह हमारे पास में जो इक्वेशन आई है, इस वाली इक्वेशन की सहायता से अपन प्रिज्म के पदार्थ का क्या निकाल सकते हैं बच्चों, अपवर्तनांक निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसको डाल लेंगे हम इक्वेशन नंबर कितना, 9। यहां तक की बात क्लियर है। यानी कि समीकरण 9 की सहायता से, समीकरण 9 की सहायता से, ठीक है ना, हम प्रिज्म के पदार्थ का
प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। अपवर्तनांक क्या कर सकते हैं बच्चों? ज्ञात कर सकते हैं। यह बात के ले रहे हैं यहां तक, ठीक है ना भाई? ये डेरिवेशन समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है ना? बहुत सिंपल सी डेरिवेशन, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब हम ये क्या करते हैं बच्चों, इस वाले इक्वेशन नंबर 9 को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। इक्वेशन नंबर 9 को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे तो यहां पर कहानी रहेगी बच्चों कि हमारे पास में समीकरण नंबर 9 से हम क्या लिखने वाले हैं बच्चों? ध्यान से सुनना। छोटे कोणों के लिए हम क्या लिखते हैं बच्चों? आपको पता है, मैं लिख सकता हूं कि जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा को हम लगभग क्या लिख देते हैं बच्चों? थीटा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बच्चों? थीटा। अब हम क्या करने वाले हैं कि समीकरण नंबर जो 9 दिख रही है ना, समीकरण नंबर 9 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? समीकरण नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है साइन डेल मिनिमम प्लस a/2, यानी कि साइन को हटा के केवल मैं ये लिखने वाला हूं और यहां पर ये लिखने वाला हूं। यानी कि मैं लिखूंगा बच्चों क्या कि डेल मिनिमम प्लस कैपिटल A अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। और यहां पर भी नीचे वाले क्या लिखने वाले हैं? a/2 और इक्वल टू वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? म्यू। यहां तक की बात के ले रहे भाई। इस वाले 2 से इस वाले 2 को हम काट देते हैं और a को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर मिलेगा बच्चों कितना? डेल मिनिमम, ठीक है ना? डेल मिनिमम प्लस a इक्वल टू a को अगर म्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा बच्चों? म्यू a। यह बात के ले रहे। अगर मैं इस वाले a को इधर भेजता हूं तो डेल मिनिमम और इक्वल टू में म्यू a, ये वाला a इधर जाते माइनस का a हो जाएगा। यहां से अगर मैं a कॉमन निकालूं तो यहां पर अपने को क्या मिलने वाला होगा बच्चों? यहां पे मिलेगा डेल मिनिमम इक्वल टू में a बार निकालते अपने को मिलेगा बच्चों म्यू माइनस का 1। यह बात क्लियर है यहां तक? यह हमारे पास में संबंध होता है बच्चों, डेरिवेशन डायरेक्ट पूछ लेता है वह, ठीक है ना? और यह संबंध होता है किसमें, किस किस के बीच में संबंध होता है बच्चों? यह होता है प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण, ठीक है ना? कोमा प्रिज्म कोण तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है ना? अपवर्तनांक, इनके बीच में संबंध को, अपवर्तनांक के मध्य संबंध को दर्शाती है, ठीक है ना? ये जो हमारे पास में इक्वेशन नंबर लिखी हुई है, इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर कितनी? इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर 10। जो समीकरण नंबर 10 है ये हमारे को किस किस के बीच में रिलेशन बताती है बच्चों? न्यूनतम विचलन कोण, प्रिज्म कोण को ये अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और प्रिज्म के जो पदार्थ होता है यानी कि म्यू, इसके मध्य में क्या बात दर्शाती है? संबंध को दर्शाती है। बात के ले रहे, बहुत इंपॉर्टेंट छोटी सी डेरिवेशन है, कोई ज्यादा बड़ी डेरिवेशन है नहीं, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि ये आप लोगों को है ना 4 नंबर दिलाने का पूरा काम करेगी। ये बात के ले रहे यहां तक। और इसी प्रकार से ये जो प्रिज्म की डेरिवेशन है ये यहां पर क्या हो जाती है बच्चों? खत्म हो जाती है। इस बात को जरूर ध्यान रखना है आप लोगों को कि जब भी ये डेरिवेशन है ना एग्जाम के अंदर आएगी तो आप लोगों को पूरी डेरिवेशन करके आनी है विद रे डायग्राम्स, ठीक है ना? रे डायग्राम आप लोगों को सही बनाना है इसका, ठीक है ना? और इसी के साथ में आप लोग है ना सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ठीक है ना? इस तरीके से अगर अपन बात करेंगे तो यहां से स्टार्ट हो रही है। और ये यहां पर जो भी अपन बात करेंगे ना भाई, ये बात अपन केवल न्यूनतम विचलन कोण के बारे में बात करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। न्यूनतम विचलन कोण पर ही अपने को है ना आपतन कोण के केवल 2 मान, न्यूनतम विचलन कोण के ऊपर ही आपतन कोण का केवल अपने को 1 मान प्राप्त होता है, ठीक है ना बच्चों? और इस तरीके से हमारे पास में पूरी डेरिवेशन खत्म हो जाती है, ठीक है ना? अब इसके अपन 1-2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बहुत छोटे सिंबल से। यहां पर हमारे पास में लिखा हुआ है बच्चों कि 45 डिग्री के कोण वाले समान कोणिक प्रिज्म द्वारा एक किरण को 90 डिग्री के कोण पर घुमा दिया जाता है तो उसके माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना। यहां पर जो हमारे पास में प्रिज्म दे रखा है ना वो कौन सा वाला दे रखा है बच्चों? समान कोणिक प्रिज्म दे रखा है, ठीक है ना? तो यहां पर अब मैं यहां पर इसका आंसर लिखने वाला हूं, ध्यान से सुनना। समान कोणिक प्रिज्म के लिए एक रिलेशन होता है बच्चों, ठीक है ना? क्या रिलेशन होता है कि म्यू इक्वल टू होता है हमारे पास में 1/sin i। क्या होता है बच्चों?
म्यू अपॉन साइन आई होता है, ठीक है ना। अब यहां पर साइन ए लिख देते हैं, सॉरी आई नहीं ए लिखेंगे, तो हमारे पास में यहां पर जो अपवर्तन कोण है ना वो कितना है बच्चों 45 डिग्री, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास में कितना है 45 डिग्री है। अगर मैं ए का मान रखूं तो म्यू इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 1 अपॉन, यहां पर हो जाएगा हमारे पास में साइन 45 डिग्री, ठीक है ना। सबको पता है कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2 होती है। अगर मैं इसकी वैल्यू रखूं तो म्यू इक्वल टू अपने को मिलेगा 1 अपॉन, इसकी जगह पे क्या लिखने वाले हो बच्चों 1 अपॉन रूट का 2 लिख देंगे, रूट 2 ऊपर चला जाएगा तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट का 2, ठीक है ना। और रूट 2 का मतलब है ना हमारे पास में म्यू की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी बच्चों 1.41, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है भाई। अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना, ये कर सकते हैं अपन इस तरीके से, ठीक है ना, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है। तो आज का इस वाले वीडियो को अपन यही खत्म करने वाले हैं। अब इसके न्यूमेरिकल है ना अगले वाले वीडियो के अंदर करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो, ये डेरिवेशन समझ में आई, तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी भेजो, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।